गरम गरम खाना खाइए भाई साहब। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है आज। आप सभी के लिए ही तो मेहनत करते हैं। सच में मजा आ गया। जून का महीना शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल धीरे धीरे अपना डेरा जमाने लगे थे और बारिश बस आने ही वाली थी। इसी गांव में एक परिवार रहता था। बड़े भाई रमेश की गांव में एक बड़ी और अच्छी खासी चलने वाली राशन की दुकान थी। छोटा भाई माधव बहुत ही सीधा साधा इंसान था, जो दिन रात अपने बड़े भाई रमेश के साथ दुकान पर पसीना बहाता था। माधव की पत्नी का नाम राधा था और उनकी एक 8 साल की प्यारी सी बेटी थी मीना। वहीं बड़े भाई रमेश की पत्नी कमला और उनकी 12 साल की बेटी टीना थी। अभी तक सब एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन पैसों की चमक ने बड़े भाई रमेश की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अरे ओ माधव, देख बारिश का मौसम सिर पर आ गया है। आजकल मेरा धंधा कुछ खास नहीं चल रहा है। कमाई एकदम गिर गई है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अब और तेरा और तेरे परिवार का बोझ नहीं उठा सकता। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। अचानक से आपको क्या हो गया? हम दोनों मिलकर ही तो दुकान चलाते हैं। मैं दिन रात आपके साथ मेहनत करता हूं। ज्यादा जबान मत लड़ा। चप्पल निकाल कर मारूंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। तूने बहुत मेरे पैसों पर राज कर लिया। तेरी बीवी, तेरी बच्ची, इन सब के ऊपर मैं अपना खून पसीने का पैसा नहीं लुटा सकता। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। तू आज के आज मेरा घर छोड़कर निकल जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया, ऐसा मत कहिए। बारिश का मौसम आने वाला है। हम इस गांव में कहां जाएंगे? हमारी तो कोई जान पहचान भी नहीं है, न ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। अपनी इस छोटी सी भतीजी मीना की तरफ तो देखिए। ये बेचारी इस बारिश में कहां रहेगी? अरे हमें नहीं पता तुम्हें कहाँ जाना है। जहाँ जाना है जाओ, बस हमारा घर और हमारा पीछा छोड़ दो। तूने और तेरी इस बीवी ने बहुत हमारे पैसों पर ऐश कर ली है। चलो निकलो यहाँ से अभी के अभी, भिखारी कहीं के। चलिए जी, हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। देख लिया ना आपने अपने सगे भाई का प्यार। बुरे वक्त में तो गैर भी साथ दे देते हैं, लेकिन ये तो सगे होकर भी हमें घर से निकाल रहे हैं। आज फर्क बस इतना है कि तुम्हारे बड़े भाई के पास पैसा है तो वो पैसों का घमंड दिखा रहे हैं। हम कहीं और रह लेंगे, लेकिन इन घमंडियों और लालचियों के बीच अब एक पल नहीं रहेंगे। चलो यहाँ से। माधव अपनी पत्नी राधा और मासूम बेटी मीना का हाथ पकड़कर उस घर से निकल गया। सुनिए जी, हमें गांव में जल्दी ही कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। आसमान देखिए, काले बादलों से घिरा है। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम इस छोटी सी बच्ची को लेकर रात कहाँ गुजारेंगे? तुम घबराओ मत राधा, मैं कुछ करता हूँ। वो देखो सामने है, मैं उनसे कुछ मदद मांगता हूँ। प्रणाम काका, देखिए ना, हमें घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास ना रहने को घर है और ना ही कोई ऐसा बड़ा हुनर है जिससे मैं कोई अच्छी नौकरी कर पाऊं। क्या आप इस गांव में कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां हम किराए पर रह सकें और मुझे कोई मजदूरी मिल जाए? ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, गांव के मुखिया दीनानाथ के पास जाओ। वो गांव के सबसे अमीर आदमी है और उनके पास हमेशा कोई ना कोई काम रहता है। तुम उनसे जाकर बात करो, वो तुम्हें काम भी दे देंगे और हो सके तो रहने के लिए जगह भी। जी काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा, तुम मीना को लेकर यही पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करो। मैं अभी मुखिया जी से बात करके आता हूँ। माधव तुरंत मुखिया दीनानाथ की बड़ी सी हवेली पहुंचता है। मुखिया बहुत ही चतुर इंसान था, जो हमेशा गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता था। प्रणाम मुखिया जी। मालिक, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। देखिए मालिक, मेरे पास ना तो रहने को घर है और ना ही कोई ऐसा बड़ा हुनर है जिससे मैं कोई अच्छी नौकरी कर पाऊं। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो कृपया मुझे दे दीजिए, और अगर कोई कमरा किराए पर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। प्रणाम। देख माधव, अगर तेरे को काम करना है तो मैं काम तो दे सकता हूँ। मेरे घर के पीछे वाले हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी खाली पड़ी है। उसमें कुछ बर्तन भी रखे हैं। तू वहां अपने परिवार के साथ रह सकता है, लेकिन उसका किराया 980 रुपए महीना लगेगा। सेठ जी, इस महीने मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पास अभी एक फूटी कौड़ी नहीं है। आप मुझे काम दे दीजिए। अगले महीने में दोनों महीनों का किराया एक साथ चुका दूंगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब काम की बात सुन। तूने गांव में जितने भी मजदूर देखे हैं वो सब मेरे ही खेतों में काम करते हैं। मैं तेरे को एक खाली खेत दे सकता हूँ। उसमें तू अपना अनाज उगा, सब्जियां बो, जो तेरा मन करे वो कर। लेकिन उस जमीन का किराया हर महीने 1000 रुपए लगेगा। अब तू अपना हिसाब लगा ले। 980 रुपए झोपड़ी का और 1000 रुपए खेत का। बाकी जो फसल बेचकर तू कमाएगा वो सब तेरा। सेठ जी, ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। एक गरीब की मजबूरी समझिए सेठ जी। जब मैं बीज बोऊंगा, फसल बड़ी होगी और जब मैं उसे बाजार में बेच सकूंगा, तभी तो पैसे आएंगे। मैं पूरी लगन और मेहनत से दिन रात काम करूंगा। सेठ जी,
जब मेरी फसल बिकेगी तब तक आप मुझसे किराया मत लीजिए। मैं 6 महीने बाद आपके सारे पैसे एक एक पाई जोड़कर लौटा दूंगा। देख माधव, इतनी छूट मैं किसी को नहीं देता। अगर तेरे को 6 महीने की मोहलत चाहिए तो तेरे को ऊपर से ब्याज देना पड़ेगा। तेरा 6 महीने का कुल किराया लगभग 12,000 रुपए होगा। मैं ब्याज लगाकर तेरे से कुल 13,000 रुपए लूंगा। जब तेरी फसल तैयार हो जाए तब तू बाजार में बेचकर मेरे पैसे आराम से दे देना। बोल, मंजूर है? ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ गरीब की मजबूरी समझ ली। मैं 6 महीने बाद आपके सारे पैसे एक एक पाई जोड़कर लौटा दूंगा। माधव अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मुखिया की उस पुरानी झोपड़ी में आ गया। अब उनके जीवन का एक नया और कठिन संघर्ष शुरू होने वाला था। राधा, सुनो, मैंने सेठ जी से 6 महीने का समय मांगा है। मुझे लगता है कि हम 6 महीने में 2-3 बार जल्दी उगने वाली फसल उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमें दिन रात एक करना होगा। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी खेतों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। और हाँ, सरकार की तरफ से जो गरीबों के लिए राशन आता है वो भी 6-7 दिनों में हमें मिल जाएगा। जब तक फसल नहीं आती हम उसी सरकारी राशन से अपना गुजारा कर लेंगे। कम से कम हम भूखे तो नहीं मरेंगे। अगले ही दिन से माधव और राधा अपने काम में जुट गए। माधव ने खेत की मिट्टी खोदी, तरह तरह के बीज लगाए। उसने बैंगन, टमाटर, मिर्ची और गोभी के बीज बोए। राधा घर का सारा काम निपटाकर अपनी छोटी बच्ची को संभालते हुए खेत में माधव का हाथ पटाती। दिन बीतते गए। पंद्रह 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद खेत में छोटी छोटी हरी हरी फसलें लहलहाने लगीं। देखो राधा, हमारी मेहनत रंग ला रही है। कितनी अच्छी फसल हुई है। मैंने टमाटर, गोभी, मिर्ची सब अपने हिसाब से लगाया है। जब ये बड़ी होंगी तो हम इन्हें बाजार में बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पिताजी, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो क्या आप मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे? देखिए ना, मेरे कपड़े कितने फट गए हैं। अब मुझे ये पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बस कुछ दिन और रुक जा। हमारी फसल बड़ी हो जाए फिर मैं अपनी गुड़िया के लिए बाजार से सबसे सुंदर फ्रॉक लेकर आऊंगा। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। माधव के खेतों में लाल लाल टमाटर, चमकदारे बैंगन और हरी भरी गोभी पूरी तरह से खिल चुकी थी। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसने फसल में मानो नई जान फूंक दी। देखिए जी, ये हल्की हल्की बारिश हमारी सब्जियों के लिए कितनी अच्छी है। बारिश के मौसम में सब्जियां बहुत तेजी से बड़ी होती हैं। अब हमें और भी जल्दी मुनाफा होगा। टमाटर देखिए कितने लाल और मीठे लग रहे हैं। हाँ राधा, मैंने सेठ जी से 6 महीने का समय इसलिए मांगा था क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि हम 10-15 दिनों में ही ये सब्जियां बेचकर सेठ जी का सारा कर्जा उतार देंगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। पूरा गरीब परिवार बहुत खुश था। वे सुनहरे भविष्य के सपने बुनते हुए गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुदरत ने उनके लिए कोई और ही खेल रच रखा है। अचानक रात में आसमान का मिजाज बदल गया। भयानक तेज आंधी, तूफान और उसके साथ बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो गई और फिर शुरू हुई पथरीली बारिश यानी ओले। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मौसम तो इतना साफ था, ये अचानक से इतनी भयंकर बारिश और ओले कहां से आ गए? राधा, राधा उठो, जल्दी चलो, हमें अपने खेत को बचाना होगा। हमारी महीनों की मेहनत, हमारा खून पसीना सब बर्बाद हो जाएगा। माधव और राधा भागते हुए खेत की तरफ गए। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तेज बारिश और ओलों की मार से उनके पौधे टूट टूट कर गिर रहे थे। खेत में पानी भर चुका था। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, हम इन छोटे छोटे पौधों को कैसे बचाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम यहीं रुको, मैं अभी एक बड़ी सी तिरपाल यानी थिन लेकर आता हूँ। हम उसे पौधों के ऊपर तानकर खड़े हो जाएंगे ताकि ओले सीधे फसल पर न गिरें। माधव भागकर एक बड़ी पॉलिथिन ले आया। दोनों पति पत्नी उस भयंकर तूफान और तेज बारिश में भीगते हुए पूरी रात उस तिरपाल को पकड़कर खड़े रहे। लेकिन कुदरत के आगे इंसान की क्या मिसाल। बारिश इतनी तेज और बेरहम थी कि उनका कोई भी प्रयास काम नहीं आया। सुबह होते होते तूफान तो शांत हो गया, लेकिन माधव की सारी फसल पानी में डूबकर सड़ चुकी थी। सब कुछ तबाह हो गया था।
जो हो गया सो हो गया, लेकिन हे भगवान, हम गरीबों के साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब हम सेठ का कर्जा कैसे चुकाएंगे? अब हम क्या खाएंगे? मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ राधा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे सपने इस पानी में बह गए। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। बचपन से आज तक मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं की, वरना कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लेता। अब तो मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। तूफान ने गरीब माधव की सारी फसल और उम्मीदें एक ही रात में तबाह कर दी थीं। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल देता है। माधव हार मानकर मायूस बैठा था, लेकिन उसकी पत्नी राधा ने हार नहीं मानी थी। सुनिए जी, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो हो गया सो हो गया। अब रोने से वो फसल वापस तो नहीं आ जाएगी। अगर हम इसी तरह उदासी में डूबे रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें अपनी इस छोटी सी बच्ची के लिए कुछ सोचना होगा। आप हिम्मत मत हारिए। मैं क्या सोचूं राधा? मेरे पास कोई दूसरा हुनर भी तो नहीं है कि मैं कहीं जाकर नौकरी कर लूं। बचपन से आज तक मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं की, सिर्फ भैया की दुकान पर बोरे ही ढोए हैं। अब तो मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। देखिए, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बारिश का मौसम चल रहा है और अभी हमारे पास सेठ जी का कर्जा चुकाने के लिए लगभग 4 महीने का वक्त बाकी है। क्यों ना हम अपनी एक भोजन थाली की दुकान खोलें? आपको तो पता है, मेरे पिताजी बचपन में हलवाई थे और मैंने उनसे बहुत सी चीजें सीखी थी। मैं बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना बना लेती हूँ। इस बारिश के मौसम में गाँव के अमीर लोगों को घर में खाना बनाना वैसे भी आलस का काम लगता है। उन्हें अगर गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो वो जरूर खाएंगे। हाँ पिताजी, माँ सच कह रही हैं। आपको याद है, एक बार माँ ने राजमा चावल और रोटी सब्जी बनाई थी। वो कितना स्वादिष्ट बना था। मेरे मुंह में तो अभी भी उसका स्वाद है। मैं तो उस दिन उंगलियां ही चाटती रह गई थी। बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है राधा, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बर्तन, राशन और ठेला गाड़ी चाहिए होगी। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। हम ये सब कैसे करेंगे? सुनिए, सेठ जी भले ही लालची हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिल के किसी कोने में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। उन्होंने हमें यहाँ रहने का मौका दिया था। आप एक बार फिर से उनसे जाकर बात करके देखिए, शायद वो मान जाए। नहीं तो हम कुछ और सोचेंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर माधव एक आखिरी उम्मीद लेकर फिर से सेठ दीनानाथ के पास पहुंचा। उसने सेठ को अपनी सारी परेशानी और नया काम शुरू करने की बात बताई। देख माधव, मैं इतनी ज्यादा छूट किसी को नहीं देता। मेरा पैसा कोई पेड़ पर नहीं उगता जो मैं लुटाता फिरूं। लेकिन तेरी कहानी सुनकर और तेरी उस मासूम सी बेटी और बीवी की हालत देखकर मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं। मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुझे मेरा पैसा भारी ब्याज के साथ लौटाना होगा। सेठ जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन थाली बनाती है। हमारे आसपास 2-2 गांवों तक इस बारिश के मौसम में बना बनाया खाना कहीं नहीं मिलता। हमारी दुकान जरूर चलेगी मालिक। ठीक है, जा ठेला गाड़ी का इंतजाम कर ले। सामान और ठेले के लिए मैं तुझे पैसा उधार दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, मुझे मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए। माधव खुशी खुशी घर लौटा। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने गांव के चौराहे पर एक ठेला गाड़ी लगा ली। बारिश के पानी से बचने के लिए माधव ने 4 बांस गाड़कर उसके ऊपर एक बड़ा सा नीले रंग का तिरपाल यानी तंबू तान दिया। राधा ने घर पर अपने जादुई हाथों से मसालेदार राजमा चावल और खुशबूदार सब्जियां तैयार की। और उसे ठेले पर सजा दिया। आओ भैया आओ, गर्मा गर्म भोजन थाली। बारिश के मौसम में घर जैसा स्वादिष्ट खाना खाइए, आ जाइए। तभी बारिश से बचते हुए एक ग्राहक दौड़कर तंबू के नीचे आता है। उसे खाने की लाजवाब खुशबू अपनी ओर खींच लेती है। अरे भाई, ये अचानक से तुमने यहाँ दुकान खोल ली? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या है तुम्हारे पास? बाबूजी, ये हमारी भोजन थाली है। इसे बिल्कुल साफ सुथरे और सही तरीके से बनाया गया है। एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, तो क्या भाव है इस प्लेट का? ज्यादा नहीं बाबूजी, हाफ प्लेट सिर्फ 20 रुपए की है और फुल प्लेट सिर्फ 30 रुपए की। माधव और राधा ने जानबूझकर ये तरकीब लगाई थी। 20 रुपए का हाफ प्लेट सिर्फ नाम के लिए था, ताकि लोगों को 30 रुपए की फुल प्लेट सस्ती और सही लगे। अरे, 20 रुपए की आधी प्लेट खाने से अच्छा है 30 रुपए की फुल प्लेट ही खा लूं। 10 रुपए में दुगनी मिल रही है। लाओ भाई,
एक 30 रुपए वाली फुल प्लेट लगा दो। जैसे ही ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी छा गई। वाह, अरे वाह, क्या तड़का है, क्या स्वाद है, मजा आ गया भाई। मैंने आज से पहले ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। तुम एक काम करो, 30-30 रुपए वाली 2 प्लेटें मेरे लिए पैक भी कर दो। मैं अपने घर परिवार को भी ये खाना खिलाऊंगा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उस नीले तिरपाल के नीचे लोगों की भारी भीड़ लगने लगी। राधा के हाथ का जादू चल गया था। दिन ढलते ढलते उनकी सारी भोजन थालियां बिक गईं। रात को जब माधव और राधा ने पैसे गिने तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, सुनिए जी, आज की हमारी कमाई पूरे 1460 रुपए हुई है। इतनी ज्यादा कमाई, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। उनकी भोजन थाली की चर्चा दूर दूर के गांवों तक होने लगी। उनकी कमाई इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने सेठ दीनानाथ का सारा पैसा ब्याज के साथ चुका दिया। सेठ जी, ये रहे आपके सारे पैसे। आपके एहसान की वजह से आज हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। अगर आप उस दिन मदद नहीं करते तो हम तो बर्बाद ही हो गए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह माधव, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे खुशी है कि मैंने अपने पैसे सही जगह लगाए, जहां से मुझे इतना अच्छा ब्याज और मुनाफा मिला। जुग जुग जियो। समय का पहिया घूमता रहा। 7-8 महीने बीत गए। 7-8 महीने बीत गए। अब माधव और राधा उस पुरानी झोपड़ी से निकलकर अपने नए पक्के घर में रहने लगे थे। उनका घर पक्का था, पक्की छत थी और वे अब अच्छे कपड़े पहनने लगे थे। मीना अब बहुत खुश थी। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। दूसरी तरफ माधव के बड़े भाई रमेश का धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया था। उसके लालच ने उसे ले डुबाया था। जब रमेश को माधव की तरक्की के बारे में पता चला तो वो बेशर्मों की तरह अपना मुंह लेकर माधव के नए पक्के घर पहुंच गया। अरे मेरे प्यारे भाई माधव, मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। खून आखिर खून होता है। मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों भाई फिर से एक साथ रहें, एक साथ धंधा करें। सोच, जब हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। माधव अपनी शराफत में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी राधा बीच में आ गई। उसने जो जवाब दिया, उसने रमेश की बोलती बंद कर दी। बस कीजिए रमेश भैया, आपको ये सब बोलते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? जब हम गरीब थे, उस भारी बारिश में आपने अपनी सगी भतीजी और अपने भाई को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तब आपको खून का रिश्ता याद नहीं आया? आज जब हमारी तरक्की देखी, हमारे पक्के मकान देखे, तो आप भाई भाई का नाटक करने आ गए। कान खोल कर सुन लीजिए, हमें ऐसे स्वार्थी और मतलबी रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकल जाइए। रमेश अपना सा मुंह लेकर वहां से चुपचाप चला गया, क्योंकि उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। दूसरी ओर माधव और राधा ने अपनी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से अपनी दुनिया फिर से बसा ली थी। दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। और वे अब हमेशा के लिए खुशी